हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात की और साथ ही साथ हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। तो आपको स्टूडेंट पता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया सनलाइट को एनर्जी करके ट्रैप करके एनर्जी को पैक कर दी जाती है। तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उनके अंदर एनर्जी पैक होती है, जिन एनर्जी को अगर हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज करना चाहता है तो हमें जो एनर्जी है वो बायोलॉजिकल सिस्टम से ही मिलेगी। और जो सोलर एनर्जी है, सन वाली एनर्जी है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे आई? ग्रीन प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया लेकर आते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि हम जब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली प्लांट्स है, वो किस तरीके से सोलर एनर्जी को ट्रैप करके न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को बनाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं। उसके साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ और डिस्कस की थी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने बात की थी वहाँ पे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो अबाउट इट। तो जो रेस्पिरेशन है आपका, एक तो होगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक आपका रेस्पिरेशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो टाइप के हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी वहां पे, जिसमें से पहला जो रेस्पिरेशन है ये, इसमें ग्लूकोज जो होता है ना वो पार्शियली ब्रेक होता है और ज्यादा एनर्जी हमें मिलती नहीं है। तो ऑफ कोर्स जिनको कम एनर्जी की जरूरत है वो तो इसी से काम चला लेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। अर्थ में सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म आया जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो नेचर ने क्या किया, मोड ऑफ रेस्पिरेशन को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर होना चाहिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, जब वो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो नेचर ने उनको एरोबिक रेस्पिरेशन दे दिया कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन करें, तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो पहले हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गई, ईस्ट हो गया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आज भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो सिंपल सी चीज है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें दो ही स्टेप होते हैं, देयर आर ओनली 2 स्टेप्स। और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। और इसके दो स्टेप होंगे, जो दो इंपॉर्टेंट सिक्वेंशियल स्टेप्स है। एक तो है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है फर्मेंटेशन। ओके, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आपका वही पहला तो वही होता है, ग्लाइकोलिसिस ही होगा, बट इसके अंदर फर्मेंटेशन के बजाय दूसरे 4 और बाकी होंगे। दूसरा इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। थर्ड इसमें आपका क्रैब साइकिल, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर 5 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये सारे 5 स्टेप है, लेकिन जो कॉमन स्टेप है वो है आपका ग्लाइकोलिसिस। कॉमन स्टेप जो इसका है वो कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि पहले हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, देन फर्मेंटेशन के बारे में, फिर जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ेंगे तो उसमें हम ग्लाइकोलिसिस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस और इसका ग्लाइकोलिसिस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। आखिर ग्लाइकोलिसिस है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस
और जो ग्लाइकोलिसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका ग्लाइकोलिसिस ही होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, सॉरी, और जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये एक तो होता है इसका ग्लाइको, एक वर्ड है ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। अब ये कोई भी हो, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, कोई भी। दूसरा वर्ड है लिसिस। लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो कुल मिला के ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया एक ऐसा बायोकेमिकल पाथवे जिसमें एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो किस में चेंज हो जाए, स्प्लिट होके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने। पायरुविक एसिड। तो क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस इज ए बायोकेमिकल पाथवे इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ये 6 कार्बन का होता है, और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ऑफकोर्स 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे। ओके, तो इस लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी डिस्कवरी के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में, इस बायोकेमिकल पाथवे के बारे में। सबसे पहले जिन साइंटिस्टों ने बताया था वो 3 साइंटिस्ट थे। इसी की वजह से इनको कभी कभी EMP पाथवे भी लिखा होता है, इसका नाम EMP पाथवे भी लिखा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस EMP का फुल फॉर्म भी याद रखें। क्यों इनको कहते हैं? क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुस्ताव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ, एंड द लास्ट वन जे पालमास। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन के बारे में, इस बायोकेमिकल पाथवे के बारे में, इस ग्लाइकोलिसिस वाला कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बताया था लोगों को। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम उसको देखेंगे। फिर पहले मैं इस सारे चीज़ों को इरेज करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो स्टूडेंट आपको पहले ही पता है ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे व्हिच इज फाउंड इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों रेस्पिरेशन में ये पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पाया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पाया जाता है। अब हम बात करें कि किस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक होता है या फ्रक्टोज ब्रेक होगा, और लास्ट में आपका क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज पायरुविक एसिड। तो सबसे पहले होता क्या है ग्लाइकोलिसिस में? क्या टूटता है? आपका जो सुक्रोज होता है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, सारी चीजें बनी, आपस में जुड़ के सुक्रोज बना लिया। तो एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज नाम का, उसकी हेल्प से सुक्रोज जो होता है या तो वो आपका ग्लूकोज में या आपका फ्रक्टोज में, दोनों में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये ब्रेक हो जाता है। सुक्रोज होता है दैट इज डाइसैकेराइड, वो फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सिर्फ एक के बारे में। पहले ग्लूकोज ब्रेक होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, देन फ्रक्टोज भी ब्रेक होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ही बनेंगे। तो हम बात करते हैं, सिंपल सी चीज है, आपका ग्लूकोज के बारे में हम बात करेंगे। लेट मी इरेज इट। तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओके, किस तरीके से वो टूटता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, क्योंकि हम इसको जब ब्रेक करेंगे ना, इनकी बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में एनर्जी पैक होती है। हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और उसमें से एनर्जी को निकालना है। तो ग्लाइकोलिसिस जो फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे पहली चीज है। सेल के किस पार्ट में होती है? ये सेल के एक माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी यहाँ पे अगल बगल जो बना हुआ है वो आपका साइटोप्लाज्म है, तो उसके साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। उतना एक्टिवेट आप कर दीजिए ताकि वो ब्रेक होके 2 पार्ट में टूट जाए। तो पहले आपको थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन आपको
रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा। ओके, तो ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, आपको किस चीज का बेनिफिट होने वाला है, एनर्जी आपको मिलने वाली है। बट एनर्जी कमाने से पहले पहले थोड़ा सा एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शुरू में क्या होता है आपको एटीपी को यूज करना होता है, तो आपका एटीपी जो होता है वो चेंज हो जाता है एडीपी में। यहां पे एक एटीपी था वो एडीपी में चेंज हो गया, और उसकी वजह से जो ग्लूकोज था वो किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये काम हुआ किस एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ये अपना फॉर्म जो होता है वो ट्रांसफर, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो आइसोमरेज नाम के एक एंजाइम ने आके क्या किया, इस ग्लूकोज को किस में चेंज कर दिया, फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो चेंज हो गया आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मैं शॉर्ट में इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लिख देता हूँ, अब आगे जाके इसको और शॉर्ट कर देंगे, एफ ही लिखते हैं। तो ये एक दूसरे के आइसोमर थे, वो चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जाके किस में चेंज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑफकोर्स अगेन हेक्सोकाइनेज, इसका मतलब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। एक और फॉस्फेट इसमें आके लग गया, कहां से आया फॉस्फेट, इसका मतलब आपने एक बार फिर से एटीपी को कंज्यूम किया और वो एटीपी किस में बदल गया, एडीपी में बदल गया। मतलब आप दो बार यहाँ पे आपने एनर्जी को खर्च किया, एक बार आपने यहाँ पे एनर्जी को खर्च किया, दो बार आपने दो एटीपी को यूटिलाइज कर लिया। किस चीज को बनाने में, फ्रक्टोज 1,6 बनते बनते आपके दो एटीपी, मतलब दो एटीपी के जो फॉस्फेट होते हैं वो आके इसके फर्स्ट कार्बन पे फ्रक्टोज के और 6 कार्बन पे आके दोनों फॉस्फेट आके जुड़ गए और ग्लूकोज को इतना चार्ज कर दिया, जो मॉलिक्यूल था उसको इतना चार्ज किया कि अब ये टूट जाएगा। अब ये जाके क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल में ये टूट गया दो मॉलिक्यूल में टूट गया। दोनों मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन वाले हैं, एक का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और लगभग उससे ही मिलता जुलता एक होता है थ्री फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, 3 फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बाद में यही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में चेंज हो जाएगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, बट इनके इसके साथ भी फॉस्फेट लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है। पहले टूटता क्या है, पहले ये वाला ब्रेक होके लास्ट में पायरुविक एसिड को बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट, फिर पीछे से ये वाला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर चेंज कर लेगा अपने आप को, आइसोमराइज होके 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में चेंज होगा, फिर वो वाला टूटेगा। और देखते हैं हम लास्ट में कि कितनी एनर्जी निकलती है, कितने एटीपी बनते हैं, कितने एनएडीएच बनते हैं मतलब हमें कितनी एनर्जी मिलती है। जो 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड है ये वो मॉलिक्यूल है जो पहले ब्रेक करेगा, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो पहले ब्रेक करेगा। जब पहले अभी ब्रेक नहीं पहले टूटता है। जब ये टूटने के लिए जाता है तो अभी भी फर्दर कुछ स्टेप्स इसमें आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड जो है इसमें इसके फर्स्ट वाले कार्बन पे एक और फॉस्फेट आके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होता है, तो ये हो जाते हैं 1,6 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया। 1,6 क्योंकि इसमें 3 कार्बन ही है तो फिर 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया। और इसमें क्या ऐड हुआ इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है।
तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम एक को एंजाइम है, दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, जो है आपका NAD। ये NAD रिड्यूसिंग एजेंट है। इस जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, तो जहां पे दो हाइड्रोजन निकलते हैं, तो उनको ये रिसीव करके किस में चेंज हो जाएगा, NADH पॉजिटिव, इसमें चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा, NADH2 मिलेगा, एक NADH2 मिलेगा। साथ ही साथ ये इसमें आपने ATP कंज्यूम नहीं किया, इसमें आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ऐड हुआ है, H3PO4 आके ऐड हुआ है, H3PO4 आके यहाँ पे ये ऐड हुआ, जिसकी वजह से ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। ओके पहले जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट में चेंज होता है। सेम चीज है, ग्लिसरिक एसिड क्या है या फिर ग्लिसरेट क्या है। और जब ये चेंज होता है तो इसका एक फॉस्फेट निकलता है, जैसे ही निकलता है वहां पे एक ADP तैयार होता है, उसको रिसीव करके किसमें तुरंत चेंज हो जाता है, ATP में चेंज हो जाता है। तो यहां पे आपको एक ATP बन जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपका फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेट के थर्ड नंबर पे जो फॉस्फेट लगा हुआ है, वो चेंज होकर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और आ जाएगा सेकंड नंबर पे। तो ये चेंज हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसने अपना पोजीशन चेंज किया। ओके लेट मी रेज इट। तो उसने अपना पोजीशन चेंज किया। आगे की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये चेंज हो जाता है 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। किस चीज की वजह से, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और किस में चेंज हो जाता है, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। और लास्ट में आपका क्या होता है कि जो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ जो एक फॉस्फेट ग्रुप है या फॉस्फेट है, वो बाहर निकलता है, तुरंत ADP उसको पकड़ के तुरंत किस में चेंज हो जाता है, ATP में। एक बार फिर से ATP बना यहाँ पे, और आपका जो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है वो किस में चेंज हो गया, वो आपका चेंज हो गया पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। तो बीच में आपको दो जगह पे ATP मिली, मतलब जब आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में लास्ट में चेंज हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो एक बार एक ATP यहां पे बना, एक बार एक ATP यहां पे बना, 2 ATP आपको यहां पे मिल गया। तो कुल मिला के आपको कितना ATP मिला, 2 ATP। उसके बाद अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। और सेम जैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होगा, सेम रिएक्शन ऐसे ही पूरा होगा और लास्ट में फिर से पायरुविक एसिड, फिर से 2 ATP ऐसे बनेंगे और एक बीच में NADH बनेंगे। तो फिर से 2 ATP, तो ATP जो होंगे वो टोटल 4 ATP हो जाएगा। जो आपको मिलिंग भी ATP है वो 4 है, और एक पहली बार में 1 NADH2, सेकेंड टाइम अगेन 1 NADH2, तो 2 NADH2। ओके उसके अलावा बस हमें फिलहाल इतने के बारे में ही जाने, हमें कितना ATP मिला, 4 ATP। अब हमने एक्चुअली जब स्टार्टिंग में खर्च कितना ATP किया था, शुरुआत में हमने ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए जो ATP कंज्यूम किया था हमने, वो कितना ATP आपने वहां पे कंज्यूम किया था, वो आपने कितना ATP कंज्यूम किया था, वो ATP कंज्यूम किया था 2। तो आपके पास फिलहाल कितनी ATP मिली है, 4 ATP, 4 - 2 = 2। तो आप बेनिफिट में कितने ATP के, 2 ATP के। याद रखिए ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको 2 ATP मिलती है।
हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 4 एटीपी मिलती है। ऑफकोर्स 4 एटीपी मिलती है, बट एक्चुअली 2 एटीपी आपने खर्च की हुई है, तो फिर उसमें से आप उसको घटा के बताइए। जो बेनिफिट है आप सिर्फ उसको बताइए कि हमें कितनी एटीपी का फायदा होता है ग्लूकोज के ब्रेक होने पे फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में, तो आप कहेंगे 2 एटीपी का। उसके साथ साथ आपको क्या मिला, 2 NADH2। 2 NADH2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम नेक्स्ट वाले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये तो आपके कैश है, एटीपी जो है वो आपकी कैश की फॉर्म में, बट काफ़ी हद तक जो बेनिफिट आपका पैसा मिल रहा है वो NADH2 की फॉर्म में मिल रहा है। अब इसको लेकिन आपको कैश कराने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी, जो कि एक बैंक की तरह से है। आप किसी सब्जी वाले के यहाँ जाके उस चेक को नहीं कैश आउट करा सकते। पहले उस चीज़ को कैश आउट कराने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। जो आपका कैश है ऑलरेडी एटीपी के फॉर्म में मिल गया, लेकिन बाकी जो पैसे हैं वो किसकी फॉर्म में मिले, NADH2 की फॉर्म में। अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर आपका कैश बेकार, लेकिन अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो फिर आप उस चेक का कोई मतलब नहीं निकला अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उस चेक को आप ले जाके वहां पे कैश आउट करवा सकते हैं, आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। अब जो मेन इनकम है वो एक्चुअली इसी फॉर्म में है। जो मेन सैलरी आपके को मिली है, चेक जो मिला हुआ है, मेन सबसे ज्यादा पैसा NADH की फॉर्म में ही होता है। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं जो हमें तुरंत कैश मिल गया वो 2 ATP मिल गया और 2 NADH2 मिला, लेकिन 2 NADH2 ऐसे ही वेस्ट चला जाता है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो। चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई, ग्लाइकोलिसिस। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि हो सकता है कि आपको स्टेप याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी में आता नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं, बट आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कई स्टेप में है, स्टेप याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप गूगल पे जाके कुछ ट्रिक्स भी याद कर लें अगर आप याद रखना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।